हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसी से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। जैसे देखो, पहले मैंने बताया था कि VCOM इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा MI VI I इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाई क्या होगा, टोटल मास। ठीक है। दूसरा जो रिजल्ट था वो क्या था, इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा E एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होगा बता सकते हो? देखो, सिग्मा I इक्वल टू 1 to n MI EI डिवाइडेड बाई क्या होगा, टोटल मास। ठीक है। तो इसी पे बेस्ड कुछ अभी हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आपको केवल क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है कि M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस M4 V4 एंड सो ऑन। तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, फॉर्मूला याद है तो आप इसमें केवल क्या करना है, वैल्यू रखना है और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखो, ये आप लोगों को मालूम है कि इसको हम एटवुड मशीन बोलते हैं। ये M1 है, दिस इज क्या है, M2। ऑफ कोर्स यहाँ M2 जो है वो क्या है, M1 से बड़ा है। अब इसको रिलीज कर दिया गया है तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड, क्या पूछा गया है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इफ क्या होगा, इफ सिस्टम इज released, if the system is released, then find A में क्या है, ACOM एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। B में क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एट एनी टाइम t। एट, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि जस्ट आफ्टर रिलीज, ऐसे नहीं है कि रिलीज करके छोड़ दोगे तो बहुत टाइम के बाद हम ये चीज कंसीडर करेंगे, नहीं, तब तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ग्राउंड पे गिर जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले आप लोगों को शायद मालूम होगा कि इसका एक्सेलरेशन यदि देखोगे, देखो ये यदि क्या होगा, ए एक्सेलरेशन से यदि क्या होगा, E2 एक्सेलरेशन से क्या होगा, नीचे जाएगा। ये क्या होगा, E2 एक्सेलरेशन से या A एक्सेलरेशन से क्या होगा, ये अप जाएगा। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। और यहाँ यदि आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, M2 माइनस M1 अपॉन क्या होगा, M2 प्लस M1 इंटू जी। यही एक्सेलरेशन आता है। अब एक्सेलरेशन निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ यदि हम E1 वेक्टर लिखें, E1 का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ M1, ये किधर होगा, E1 इक्वल टू क्या होगा, ए नट इनटू क्या हो जाएगा, जे कैप। ठीक है। उसी तरह क्या होगा, देखो A2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, माइनस A2 जे कैप, यही होगा। अरे A2 ये है ना, ये नीचे जाएगा, ये अब जाएगा, तो यहाँ अब ACOM लिखोगे तो क्या लिखोगे, M1 A1 प्लस क्या होगा, M2 A2 अपॉन क्या होगा, M1 प्लस। ठीक है। उसके बाद हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं। वैल्यू रखोगे तो हम लिख सकते हैं, देखो M1 डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ, जे कैप माइनस M2 जे कैप इंटू क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, डिवाइडेड बाई M1 प्लस। इसको लिखोगे तो ACOM इज इक्वल टू, आप देखोगे कि यहां क्या होगा,
यहाँ हम लिख सकते हैं m2 माइनस m1 इंटू ए अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2 इंटू क्या होगा माइनस जे कैप लिख सकते हैं। अरे माइनस हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद आप a2 का वैल्यू रख दो, तो यहाँ से आसानी से आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से ACOM इज इक्वल टू ए का वैल्यू रखो यहाँ से, हम लिख सकते हैं m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 द क्या होगा होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा जी, आई मीन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ द सिस्टम जो होगा वो क्या होगा डाउनवर्ड होगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या होगा, इफ m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 देन ACOM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया ना। यहाँ ये भी देख सकते हो कि यदि m1 क्या हो जाए, m1 इज टू m हो जाए और m2 इज क्या हो जाए m हो जाए, यदि ऐसा हो जाए ठीक है इफ, तो यहाँ ACOM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू रख सकते हो, देखो ए माइनस m हो जाएगा अपॉन 3m, हमने g भी लिखना चाहिए, यहाँ g छूट गया है ठीक है, g माइनस जे कैप, तो इस केस में क्या हो जाएगा g/3 प्लस जे कैप क्या होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। आप इसमें एक रिजल्ट है आपको याद रखना है तो आप रख सकते हैं, क्योंकि कई बार ये डायरेक्ट पूछा जाता है ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है। अब देखो क्या होगा, उसी तरह यदि आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा, आई मीन v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब आप फ्री तो लिख नहीं सकते ना यार ठीक है, एक किस एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, दोनों एक्सेलरेट हो रहा है, तो दोनों का वेलोसिटी जो होगा हम लिख सकते हैं v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं at, यहाँ लिख सकते हैं ना। अब देखो एक का जो यदि आप वेक्टर फॉर्म हमेशा इस फॉर्मूले में देखो, क्योंकि ये सब वेक्टर है तो आपको देखो यहाँ मैंने स्केलर ही लिख दिया है बाय मिस्टेक से ठीक है, सबको आपको क्या करना पड़ेगा वेक्टर में वैल्यू रखना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे तो हम बोल सकते हैं कि VCOM इज इक्वल टू क्या होगा m1 v1 प्लस क्या हो जाएगा m2 v2 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस, ये समझ में आया ना। अरे रिलीज किया गया रेस्ट से तो v इक्वल टू क्या होगा 80, ये जिस वेलोसिटी से अप जाएगा उसी वेलोसिटी से क्या होगा डाउन जाएगा, देन ओनली क्या होगा जो क्या बोलते हैं स्ट्रिंग जो होगा वो क्या होगा टाइट रहेगा, अदरवाइज स्ट्रिंग क्या होगा लूज हो जाएगा। जस्ट मैं बता रहा हूं कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहां आप केवल वैल्यू रख दोगे तो देखो VCOM ठीक है इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो m1 v प्लस जे कैप क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ठीक है, माइनस m2 v जे कैप अपॉन क्या होगा m1 माइनस क्या हो जाएगा, और दूसरे तरह से भी मैं बताता हूं आपको ठीक है, सॉरी उसके बाद VCOM देखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से m1 माइनस m2 अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2 इंटू क्या हो गया जी कैप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा इंटू माइनस जी कैप, भी होगा ना यार ठीक है, v का वैल्यू रख दो वहां से, v इक्वल टू क्या है 80 है, तो देखो यहां से क्या होगा m2 माइनस m1 अपॉन क्या हुआ m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा g इंटू क्या होगा t माइनस जे कैप। अब तुम ध्यान से देखना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये क्या हो गया ध्यान से देखना, ये क्या हो गया दिस इज नथिंग बट द क्या होगा
एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ, यही होगा ना। तो हम यहाँ यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ मास के लिए हम ये लिख 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। क्या लिखेंगे, फॉर सिस्टम यदि एक्सेलरेशन क्या होगा, इफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नोट में यहाँ लिख लेना है, नोट में क्या लिख लेना है, इफ ACOM एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट हो जाए, तो हम 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, VCOM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एनी टाइम t इज इक्वल टू क्या होगा, UCOM प्लस क्या हो जाएगा, ACOM इंटू t। ये फर्स्ट काइनेमेटिक्स इक्वेशन हो गया। अरे देख, इससे हमने ये फाइंड आउट किया हो, ठीक है। सेकंड जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन होगा वो क्या होगा बता सकते हो, RCOM पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू लिख सकते हैं R नट COM, सॉरी ये गलत लिख रहा हूं, UCOM T प्लस हाफ A, ठीक है, COM T स्क्वायर। उसके बाद लिख सकते हैं V स्क्वायर, देखो VCOM स्क्वायर इज इक्वल टू UCOM स्क्वायर प्लस 2A COM डॉट RCOM, ठीक है। तो ये 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन हम सेंटर ऑफ मास के लिए भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो फास्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया। दूसरा एक और एग्जांपल मैं बताता हूं। देखो ध्यान से, अगला जो सेकंड जो एग्जांपल है वो क्या है, अब एक्सेलरेशन तुम खुद से कैलकुलेट कर लेना। अगेन हमने इसको कैपिटल M माना, इसको स्मॉल m माना। यहाँ कैपिटल M हमने मान लिया कि क्या है, स्मॉल m, ठीक है। और ये क्या, सब चीज आइडियल है। आपसे यहाँ पूछा गया कि इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, क्या है, इफ सिस्टम इज क्या होगा, रिलीज्ड released from rest, then find, क्या है, फर्स्ट में क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डायरेक्ट लिख रहा हूं ACOM, ठीक है, एंड बी में जो है क्या है, VCOM। समझ में आया, VCOM। अब देखो क्या है, यहां देखोगे ऑफकोर्स क्या होगा, ये मास ज्यादा है, ये क्या होगा, इस एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, और ए क्या होगा, ए एक्सेलरेशन से इधर जाएगा, ठीक है। या M1 M2 कंसीडर कर लो, सबसे अच्छा है, तो हम लिख सकते हैं ये M2 मान लेते हैं। अब यहां भी आप देखोगे एक्सेलरेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। देखो यहाँ A1 इज इक्वल टू A2 इज, नेट ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, M2G होगा, तो M2G अपॉन क्या होगा, M1 प्लस क्या हो जाएगा, M2। ये नेट एक्सेलरेशन मिल गया। अब यदि मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो देखो A, इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो हम क्या लिखेंगे, A1 इज इक्वल टू A नट I कैप, ठीक है। उसी तरह A2 का एक्सेलरेशन जब हम लिखेंगे तो इसका एक्सेलरेशन किधर है, डाउन है, तो क्या लिखेंगे, A, इसको A नट मान लो, ठीक है, A नट माइनस क्या हो गया, J कैप, और यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर देंगे। ACOM इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, M1 A1 प्लस क्या होगा, M2 A2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, M1 प्लस, ठीक है।
समझ में आया ना? तो यहां से हम क्या लिखेंगे, ACOM का x कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, M1 E1x प्लस क्या होगा, M2 E2 x डिवाइडेड बाई क्या होगा, M1 प्लस। ठीक है, अब यहां साइन के साथ रख देना तुम। तो देखो ACOM x क्या होगा, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू क्या लिखेंगे, ए नट लिख लेना। ठीक है, सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, देखो सिमिलरली ACOM क्या लिखेंगे, y कंपोनेंट क्या होगा, देखो M1 E1 y प्लस क्या होगा, M2 E2 y अपॉन M1 प्लस। ठीक है, उसके बाद आप वैल्यू रखो, तो M1 ये y कितना है, देखो 0, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, माइनस है। ठीक है, तो M2 ए नट डिवाइडेड बाई क्या होगा, M1 प्लस, यही होगा। यहां से हमको मिल गया ACOM एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट मिल गया, माइनस M2 अपॉन क्या होगा, M1 प्लस M2 ए नट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके बाद अब वेक्टर फॉर्म में लिख लें, देखो ACOM इज इक्वल टू क्या होगा, ACOM x कंपोनेंट i कैप प्लस क्या हो जाएगा, ACOM y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, j कैप। देखो ऑलरेडी दो माइनस लिए हो तो दो जगह माइनस मत लिखना, यहां से तुम देखोगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, बता सकते हो, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, देखो M1 I कैप प्लस माइनस M2 J कैप इंटू अपॉन क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू, ये तुमको एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, अरे यही होगा ना, देखो ACOM x का वैल्यू रखो, ये y का वैल्यू रखो, यही तुम्हारा आंसर होगा ना। अब ए नट का वैल्यू रख दो, ए नट तो हमने कैलकुलेट किया ऑलरेडी, ए नट जब आप कैलकुलेट किए हो तो ए नट का वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। ए नट कितना है बता सकते हो आप, ACOM देखो इज इक्वल टू M1 I कैप माइनस क्या होगा, M2 J कैप अपॉन M1 प्लस M2 द होल स्क्वायर, ए नट का वैल्यू रख रहा हूं M2 G, यही तुम्हारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, अब नाउ एक्सेलरेशन देखो एक कांस्टेंट आ गया, तो तुमसे कोई पूछे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एनी टाइम t क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, देखो VCM UCM प्लस क्या हो जाएगा, ACOM इंटू क्या हो जाएगा t, ये तो तुम्हारा 0 हो गया, तो VCOM इज इक्वल टू क्या होगा, ACOM का वैल्यू रख दो, तो M2G। ठीक है, M2G अपॉन M1 प्लस M2 T माइनस J कैप जो होगा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल बता देता हूं, फिर उसके बाद हम आएंगे। तो ऐसे हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सिंपल फार्मूला में क्या करना है, आपको वैल्यू रख देना है, आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो कि ये वेज दिया हुआ है, ट्रायंगुलर वेज, ये वेज क्या है, फिक्स है। ठीक है, फिक्स है, यहां पुली है, यहां एक ऑब्जेक्ट, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है, M1 है, इसका मास क्या है, M2 है। ठीक है, समझ में आया। ये एंगल मान लो, ये एंगल कितना है, θ2 है।
और ये एंगल कितना है, थीटा 1 है। और इस सरफेस जो है क्या है, स्मूथ है। ऑल सरफेस जो है वो क्या है, स्मूथ है। और ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है पुली क्या है, आइडियल है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड ACOM just after released अब क्या होगा, सिस्टम। अब यहां देखो नेट यदि ड्राइविंग फोर्स, चलो यहां मान लेते हैं कुछ मुझे मालूम नहीं, देखो इधर क्या फोर्स लगेगा, M1 तुमको मालूम है, M1G sin थीटा 1। इधर क्या लगेगा, M2G sin थीटा 2, इधर लगेगा ना ये। अब यदि सिस्टम मान लो, तो देखो यदि मैं मान लूं कि ये अप जा रहा है ये एक्सेलरेशन से, तो उसी एक्सेलरेशन से क्या होगा, ये डाउन आएगा। और नेट एक्सेलरेशन कोई डायरेक्ट एक ट्रिक भी है कि देखो नेट, देखो तो M1G sin थीटा 1 इससे ज्यादा होगा तब इधर एक्सेलरेशन, क्योंकि ये जो टेंशन जो है यहाँ फोर्स लगेगा वो क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। टेंशन क्या होगा, इंटरनल फोर्स। तो यदि मैं इसको सिस्टम मान लूं, इसको सिस्टम मान लूं, तो नेट फोर्स क्या लग रहा है अलोंग द वेज, M1G sin थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा, M2G sin थीटा। तो नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, नेट ड्राइविंग फोर्स इसको बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स अलोंग द इंक्लाइन सरफेस। ये ट्रिक भी है कैलकुलेट करने का। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो M1G sin थीटा 1 माइनस M2G sin थीटा 2, यही होगा ना। अब नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू M1 sin थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा, M2 sin थीटा 2 इंटू क्या हो जाएगा, G डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, M1 प्लस, ये एक्सेलरेशन मिल गया। लेकिन ध्यान देना है कि दोनों के क्या होंगे, x कंपोनेंट और क्या होगा, y कंपोनेंट होगा। तो पहले तुम क्या करो, A1 इसको हम, इसका एक्सेलरेशन देखो यहाँ क्या होगा, A1 इसका एक्सेलरेशन हमने A1 मान लिया, इधर A1 हो गया, और इधर हमने मान लिया A2, और यहाँ क्या दिया हुआ है, A1 इन थीटा 1 माइनस M2 sin थीटा 2 इंटू G अपॉन क्या होगा, M1 प्लस, यही होगा। अब यहां अब डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते यार, फार्मूला जो मुझे यूज करना है उसमें क्या है, कंपोनेंट के टर्म में लिखना है, इसको लिखना पड़ेगा ना। तो इसको यदि मैं x एक्सिस मान लूं और ये क्या हो गया, y एक्सिस, तो देखो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, A1 मैं लिख रहा हूं, देखो A1 वेक्टर में लिख रहा हूं, A1 वेक्टर में डायरेक्ट लिख दूं तो क्या लिख सकते हो, देखो तो, अरे A1 का डायरेक्शन यही होगा ना, इधर ये A1 वेक्टर हो गया। तो ये एंगल थीटा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो A1 आई मीन A cos थीटा माइनस आई कैप प्लस, सॉरी हाँ प्लस A थीटा 1 लिखना, साइन थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा, जी कैप। समझ में आया। उसी तरह हम लिख सकते हैं A2 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये A2 इधर है, इधर इसका डायरेक्शन इधर है, x कंपोनेंट निगेटिव, y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं A cos थीटा 2 माइनस आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, A sin थीटा 2 माइनस जे कैप, सॉरी प्लस जे कैप। अब दोनों एक्सेलरेशन को हमने क्या किया, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब नेट एक्सेलरेशन कोई पूछे तो यही से लिख सकते हो, ACOM इज इक्वल टू क्या होगा, M1 A1 प्लस क्या होगा, M2 A2 अपॉन M1 प्लस। अब यहाँ वैल्यू रख सकते हो तुम, तो ध्यान से देखना, वैल्यू रखोगे, अरे यहाँ रख सकते हो ना, तो यहां से तुमको क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान से, M1 ठीक है cos थीटा 1 प्लस M2 cos थीटा 2 माइनस आई कैप, ठीक है। अरे ऐड कर देंगे ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, M1 प्लस
m2। इसको ऐड करो यहाँ m2 और इन a2 बाद में मैं लिख रहा हूं, ठीक है, सॉरी e का वैल्यू बाद में, e यहाँ a नट लिख सकते हो, प्लस क्या हो जाएगा देखो तो m2 साइन थीटा 2 माइनस m1 साइन थीटा 1 इंटू क्या हो जाएगा जी कैप डिवाइडेड बाई m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। ये तुम्हारा क्या हुआ x। यदि थीटा तुम क्या रख दो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दो, तो देखो अभी जो हमने आंसर देखा था वही आ जाएगा, ठीक है। e का वैल्यू रख दो यहां से, फिर आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला यदि याद रखना है तो तुम रख सकते हो, ये पॉसिबल, अदरवाइज क्या है मेथड जो मैं बता रहा हूं, हमेशा एक्सेलेरेशन यदि जनरल डायरेक्शन में हो है तो उसकी x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट तीनों क्या करो, रिजल्व करो, और रिजल्व करने के बाद क्या करो तुम वैल्यू रखो तो तुमको आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये समझ में आया। अब a नट का वैल्यू रख दोगे यहां से तो तुमको आंसर मिल जाएगा। देखो ACOM इज इक्वल टू क्या होगा, मैं इधर लिख देता हूं, देखो m1 cos थीटा 1 प्लस m2 cos थीटा 2 माइनस आई कैप प्लस क्या होगा m2 साइन थीटा 2 माइनस m1 साइन थीटा 1 इंटू क्या हो जाएगा जी कैप ए। टोटल का मल्टीप्लीकेशन लिखना है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन लिखोगे थोड़ा, इसको क्या करना है यहाँ ए का वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट है। अब यदि m1 देखो यहां से भी देखो क्या हो जाएगा, इफ क्या हो जाएगा m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम होगा, देखो यहां से ACOM कितना होगा, मास सेम होगा, देखो तो क्या हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 माइनस आई कैप, ठीक है, प्लस cos थीटा साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू यहां से रख सकते हो, देखो क्या आएगा, आई मीन यहाँ 4 लिख सकते हैं यार, देखो 4 इधर क्या है साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 इंटू क्या हो जाएगा जी। ये तुम्हारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। यदि तुमको लग रहा है कि थीटा 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, थीटा 2 हो जाए, आई मीन इक्विलैटरल प्रिज्म हो जाए, उस केस में भी तुम देख सकते हो। तो हम लिख सकते हैं इफ क्या हो जाएगा थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाए थीटा, देन देखो ध्यान से ACOM एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से लिख सकते हैं A cos थीटा इंटू, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस, इधर देखो ये कैंसिल नहीं होगा, समझ में आया ना, ये कितना हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 साइन थीटा ए नट या ए नेट एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। अब तुमसे कोई पूछे अगेन, देखो यहां भी तुम क्या कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हो। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखोगे, देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कौन सा फार्मूला यूज करके, काइनेमेटिक्स फार्मूला यूज करके वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन या वेलोसिटी हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब देखो क्या है, अभी मैंने ये बताया था कि क्या होता है, देखो कल हमने ये पढ़ा था कि क्या पढ़ा था
पढ़ा था हम लोगों ने एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या था, देखो न्यूटन्स एफ सिग्मा इज इक्वल टू क्या था, एम, ठीक है, डी वी सी ओ एम अपॉन क्या था, डी टी, यही था ना यार। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज इन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये मैंने ये बताया था कि डी, अब क्या लिख सकते हो, एम वी सी ओ एम, ठीक है, डी टी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, क्या है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। अभी हम क्या पढ़ेंगे, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ क्या होगा, टू पार्टिकल्स। अब देखो यहां से हम बोल सकते हैं, देखो यहां से क्या बोल सकते हैं हम कि यदि क्या हो जाए एफ एक्सटर्नल, हम यहां से लिख सकते हैं कि क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ एफ एक्सटर्नल, इफ सिग्मा सिग्मा नेट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, देन क्या हो सकता है बता सकते हो, डी एम, देखो तो एम डी वी सी ओ एम अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि वी सी ओ एम इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, ये हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं इफ क्या होगा, इफ इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, क्या होगा, इफ इनिशियली सिस्टम, देखो तो सिस्टम रेस्ट में, आई मीन इनिशियल यदि क्या होगा, सिस्टम रेस्ट में होगा तो t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई मीन ए कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इफ इनिशियली सिस्टम इज एट क्या होगा, एट रेस्ट, देन क्या हो जाएगा, देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से हम ये बोल सकते हैं कि चेंज इन सेंटर ऑफ मास, चेंज इन पोजीशन ऑफ क्या हो जाएगा, इससे ये मालूम चल जाएगा कि देखो तो ये लिख सकते हैं वी सी ओ एम, हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी आर सी ओ एम अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी, ऐसे लिख सकते हैं यार। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा आर, इसी से आता है देखो, डेल्टा आर सी ओ एम क्या होगा, अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई मीन चेंज इन आर सी ओ एम, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आर सी ओ एम इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, आर सी ओ एम फाइनल, कितना टाइम है, एक मिनट, आर सी ओ एम क्या हो जाएगा, फाइनल, ठीक है। आई मीन इससे मालूम चल रहा है क्या, यदि इफ सिस्टम इज एट रेस्ट इनिशियली एंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन velocity of center of mass will always be zero and change in position in the center of mass जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस पार्ट में बस इतना ही, ओके, थैंक यू। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, M1 sin